गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स प्लेटफॉर्म। सभी साथियों का स्वागत करंट अफेयर्स के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आज डिस्कस करेंगे मई मंथ के कुछ ऐसे घटनाक्रम, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पिछले हफ्ते के घटनाक्रम में सबसे अधिक चर्चा में जो रहा वो था इलेक्शंस। कई राज्यों के इलेक्शंस हुए, कई राज्यों के इलेक्शन के रिजल्ट भी आए और उसमें बहुत चर्चा में रहा वेस्ट बंगाल का इलेक्शन, जहां पर शुभेंदु अधिकारी ने रिसेंटली शपथ ली पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के तौर पे। तो इससे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हमें ध्यान रखने हैं। ममता बनर्जी जो कि 2011 यानी 15वीं इलेक्शंस और 16 और 17th इलेक्शंस में इन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाला, और शुभेंदु अधिकारी जो हैं ये 9th नंबर के वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री, जिन्होंने इस बार 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, भवानीपुर और नंदीग्राम, और दोनों ही सीटों से उन्होंने जीत हासिल की। और उन्होंने भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को लगभग 15,000 वोटों से मात दी। तो एक हिस्टोरिक जीत बीजेपी की पश्चिम बंगाल के अंदर पहली बार आज़ादी के बाद अगर देखा जाए तो बीजेपी की ये पहली जीत है, यानी बीजेपी के द्वारा बनाए गए ये पहले मुख्यमंत्री होंगे जो वेस्ट बंगाल में मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यरत होंगे। तो निश्चित रूप से ये काफ़ी हिस्टोरिक जीत मानी जाएगी। और यही नहीं, इसके अलावा हम देखेंगे तो और जो राज्यों में इलेक्शंस हुए हैं ये भी आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पर हम देख लें वेस्ट बंगाल के अंदर जो सीटें थी, कई बार सीटों से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वेस्ट बंगाल में जो टोटल सीट थी वो 294 थी। 294 सीट्स टोटल थी, जिसके अंदर बीजेपी ने 207 सीट यहाँ पर हासिल की, जबकि बहुमत हासिल करने के लिए मात्र जो सीटों की संख्या थी वो 148 थी, और उससे कहीं अधिक सीट जो है हासिल की। अगर हम देखें पिछले जितने भी स्टेट में इलेक्शंस में, पहले तो हमें स्टेट्स के नाम पता होने चाहिए, किन किन स्टेट्स में इलेक्शंस में कितनी सीटें थी उसके अंदर। तो इलेक्शन था वेस्ट बंगाल के अंदर, इलेक्शन था केरला के अंदर, सो केरलम नाम कर दिया गया है। असम के अंदर 126 सीट, और ये इन स्टेट में मेजॉरिटी कितने सीट में मिल सकती है यहाँ पर मेंशन है। तमिलनाडु में 118 सीट पर मेजॉरिटी, केरला में 71 और असम। तो वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुडुचेरी, इनमें इलेक्शंस देखे गए, और पुडुचेरी में जो सीट थी उनकी संख्या थी 33। तो एक बार हमें सीटों का नंबर भी याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि किन राज्यों में इलेक्शन थे, या ऐसे पूछ लेगा अभी हाल में किन राज्यों में इलेक्शन नहीं थे, या नंबर ऑफ सीट्स थोड़ा बहुत पूछ लेगा। तो मेन राज्यों में आपको सीट्स थोड़ा ध्यान रखना है, और इसी के साथ आपको जो भी नए मुख्यमंत्री अब बनेंगे अलग अलग स्टेट्स में, उनके नाम भी हमें ध्यान रखने हैं। अगर हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री की, तो वेस्ट बंगाल के जो पहले मुख्यमंत्री थे ये थे प्रफुल्ल चंद्र घोष और विधान चंद्र रॉय। इनके बारे में एक स्टैटिक फैक्ट आपको ध्यान रखना है। एक बहुत ही पॉपुलर सवाल है, हम लोग पढ़ते हैं 1 जुलाई को डॉक्टर डे मनाया जाता है। 1 जुलाई को डॉक्टर डे मनाया जाता है। तो डॉक्टर डे जो मनाया जाता है उसके पीछे जो कारण है वो यही है कि वेस्ट बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री विधान चंद्र रॉय की ही बर्थ एनिवर्सरी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर डे के रूप में सेलिब्रेट करती है। तो वेस्ट बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री जिनके जन्मदिन को डॉक्टर डे के रूप में मनाया जाता है, ये फैक्ट हमें ध्यान रखना है स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। दूसरी न्यूज़ सेबी से संबंधित है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी, साइबर चुनौती एक बहुत बड़ी, एक कह सकते हैं एक सरकार के लिए एक प्रॉब्लम है, और फाइनेंशियल भी देखा जाए तो ऐसी खबरें आए दिन बहुत कॉमन होती जा रही हैं जहाँ पर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड या सिक्योरिटी की बात होती है। उसी को लेकर सेबी ने एक टास्क फोर्स डेवलप किया है। उस टास्क फोर्स का नाम है साइबर सुरक्षा एआई। साइबर सुरक्षा एआई टास्क फोर्स ये एआई ड्रिवन साइबर थ्रेट्स को पहचानेगा, और जितने भी इस तरह के साइबर चुनौतियाँ होती हैं उनको आइडेंटिफाई करेगा, ताकि इसको हम आसानी से पहचान सकें और इसको समाप्त कर सकें। क्वेश्चन यहाँ ये बन सकता है कि साइबर सुरक्षा एआई जो है किस संस्था के द्वारा सेटअप किया गया है ये टास्क फोर्स। तो आंसर होगा सेबी। सेबी के द्वारा ये सेटअप बनाया गया है। इसका मेन फोकस है साइबर थ्रेट्स को टैकल करना, और साइबर चुनौतियों से किस तरीके से हम बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ये इसका मेन पर्पस है। मेनली इसका जो मेन टारगेट रखा गया है वो स्टॉक एक्सचेंजेस, आप देखेंगे स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर भी साइबर थ्रेट्स भी एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा डिपॉजिटरीज़ के अंदर भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर बनते हैं जहाँ पर साइबर अटैक हो सकते हैं। इसको लेकर ये टास्क फोर्स बनाया गया है। टास्क फोर्स का नाम है साइबर सुरक्षा एआई।
साइबर सुरक्षा एआई हमें यहाँ पर नाम याद रखना है। और ये ध्यान रखना है कि ये सेबी के द्वारा जो है स्थापित एक टास्क फोर्स है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये टास्क फोर्स किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ जुड़ी हुई है स्काई रूट एयरस्पेस, जिसने यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त किया है। स्काई रूट काफ़ी चर्चा में है, तो इस पर आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि अभी हाल में ही किस कंपनी ने यूनिकॉर्न का स्टेटस प्राप्त किया है। और यही नहीं, स्काई रूट जो है स्पेस टेक के मामले अगर देखा जाए, भारत में स्पेस टेक के मामले अगर देखा जाए तो ये पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप माना जाएगा। वैसे तो स्टार्टअप्स बहुत सारे हैं जो यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। यूनिकॉर्न होता क्या है, आप सभी लोग जानते ही होंगे। यूनिकॉर्न एक स्टेटस होता है जब कोई स्टार्टअप अपना वैल्यूएशन इंक्रीज कर लेता है और वो 1 बिलियन तक पहुंच जाता है या से क्रॉस कर जाता है $1 बिलियन, या इसको हम 100 करोड़ भी कहते हैं। तो उस कंपनी को या उस स्टार्टअप को यूनिकॉर्न का स्टेटस दे दिया जाता है। तो यहाँ पर इसको स्टेटस मिला है स्काई रूट का। स्काई रूट बन गया है भारत की पहली ऐसी कंपनी, पहली ऐसी स्पेस टेक एजेंसी या स्पेस टेक कंपनी जिसने ये अचीवमेंट हासिल किया है। यही नहीं, अगर हम एग्ज़ाम के ट्रेंड को देखें तो एग्ज़ाम के ट्रेंड में ये भी आता है कि 2026 के जो यूनिकॉर्न बनने वाली कंपनियां, उनके नाम हमें याद रखने हैं। अगर आपने देखा हो, पिछले महीने एक न्यूज़ बनी थी जहां पर एक कंपनी ने यूनिकॉर्न का स्टेटस प्राप्त किया था। उसको भी आइए हम देखेंगे थोड़ी देर में। पहले हम देख लेते हैं स्काई रूट के मामले में कि स्काई रूट जो है इसके अचीवमेंट्स एक बार देख लेते हैं। तो स्काई रूट के बारे में हमें ध्यान रखना है कि एक तो इसके अंदर सिंगापुर का फंड इंक्लूड है। सिंगापुर ने इसने इन्वेस्ट किया हुआ है। और साथ ही साथ इसने एक और अचीवमेंट हासिल किया है, और वो अचीवमेंट ये है 2022 में स्काई रूट पहली प्राइवेट कंपनी है जिसने प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया है। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च करने वाली कंपनी भी स्काई रूट ही है, जिसका नाम रखा था विक्रम एस। विक्रम एस इज़ इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट, जिसको लॉन्च किया था स्काई रूट ने। स्काई रूट जो है IIT मद्रास का वेंचर है, ये भी हमें ध्यान रखना है। और साथ ही साथ इसने कुछ अचीवमेंट और हासिल किए हैं। यहाँ पर हम एक चीज़ देख लेते हैं कि जो GIC सिंगापुर सोवरिंग वेल्थ फंड लिखा हुआ है, ये एक्चुअली कंपनी है सिंगापुर की, इसने इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। इसका फुल फॉर्म मेंशन है, इसका फुल फॉर्म है GIC का गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, यानी GIC सिंगापुर कंपनी का इन्वेस्टमेंट स्काई रूट के अंदर है। और ये कहीं ना कहीं इस फंड को मैनेज करता है। और स्काई रूट की कुछ जो अचीवमेंट हैं ये भी हमें ध्यान रखने हैं। एक तो अचीवमेंट इसका यही है कि मई के महीने में, यानी इस महीने में इसने यूनिकॉर्न स्टेटस प्राप्त किया है। दूसरा, मिशन प्रारंभ यानी 2022 में इन्होंने विक्रम एस नाम से देश का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया था, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। और विक्रम, अगला इनका इनिशिएटिव है विक्रम 1 ऑर्बिटल व्हीकल, ये इनका नेक्स्ट अचीवमेंट का टारगेट है जिसको ये शुरू करने जा रहे हैं, विक्रम 1 ऑर्बिटल व्हीकल। विक्रम एस जो है ये क्या है, प्राइवेट रॉकेट है, और विक्रम 1 ऑर्बिटल इनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जो आगे ये स्टार्ट करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम यूनिकॉर्न की बात कर ही रहे थे, तो पिछले महीने हमने देखा कि एक कंपनी है जिसका नाम है क्रेडिट बी। क्रेडिट बी जो है ये भी यूनिकॉर्न का स्टेटस प्राप्त कर चुकी है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि स्काई रूट से पहले क्रेडिट बी ने भी ये अचीवमेंट हासिल किया है, जो कि एक ऑनलाइन लोन देने वाली कंपनी है क्रेडिट बी, इसका नाम हमें ध्यान रखना है। क्रेडिट बी का हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु कर्नाटका में है, और ये कंपनी रिसेंटली यूनिकॉर्न बनी है। और साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है इसके फाउंडर मधुसूदन और इसके CEO जो हैं ये भी मधुसूदन हैं, जिन्होंने इस कंपनी की स्थापना की थी 2018 में। कंपनी का नाम क्रेडिट बी, जिसने अभी हाल में यूनिकॉर्न का स्टेटस प्राप्त किया है। चलिए एक लिस्ट देख लेते हैं हम लोग इस बार। देखिए, इस तरह के पॉइंट हमें एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमें मेनली 2026 के स्टार्टअप्स जो यूनिकॉर्न बने हैं ये हमें ध्यान रखना है। तो 119 नंबर पे यानी स्काई रूट है, जिसने अपना यूनिकॉर्न स्टेटस प्राप्त किया है मई के महीने में, हेड ऑफिस हैदराबाद। उसके बाद इसी साल क्रेडिट बी ने अप्रैल के महीने में ये अचीवमेंट हासिल किया है, हेड ऑफिस है बेंगलुरु। और एक कंपनी है नैसा जो कि B2B बिजनेस के लिए जानी जाती है, जिसने फरवरी 2026 में ये अचीवमेंट हासिल किया है यूनिकॉर्न स्टेटस में, और इसका हेड ऑफिस है मुंबई। और उससे पहले फिर और कंपनियां बहुत सारी हैं, लेकिन जनरली आने वाले एग्ज़ाम में 2026 तक के हमें
यूनिकॉर्न स्टेटस प्राप्त करने वाली कंपनी के नाम पता होने चाहिए। तो 3 कंपनियां हो गई आपकी, स्काईरूट लेटेस्ट है, क्रेडिटबी और नेसा, ये 3 कंपनियां आपकी 2026 में स्टेटस को प्राप्त कर चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट एक अवार्ड है, पुलित्जर अवार्ड, आपने जरूर पढ़ा होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। पुलित्जर अवार्ड में इस बार 2 भारतीय हैं जिन्होंने ये अचीवमेंट हासिल किया है। पुलित्जर अवार्ड कई कैटेगरी में दिया जाता है, जिसमें मेन कैटेगरी होती है जर्नलिज्म, पत्रकारिता के फील्ड में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इनका नाम हमें ध्यान रखना है, इनका नाम है सुपर्णा शर्मा। सुपर्णा शर्मा और दूसरे हैं RK आनंद, जिन्होंने साइबर क्राइम की जो रिपोर्टिंग होती है उसको उजागर किया है। और इनकी जो स्टोरी है इसका नाम है ट्रैप्ड करके स्टोरी है, जो कि साइबर थ्रेट्स और साइबर फ्रॉड के बारे में जो खबरें होती हैं उसको उन्होंने उजागर किया है। तो एक तो हमें नाम याद रखना है, सुपर्णा शर्मा और RK आनंद। इनका जो वर्क है, इनकी जो जर्नलिज्म में इनका जो मेन वर्क है वो है ट्रैप्ड, जो कि साइबर क्राइम के बारे में चीज़ों को उजागर करता है। एक और कैटेगरी है जिसके अंदर एक इंडियंस है अनिरुद्ध घोषाल, जिन्होंने इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के अंदर एक अवार्ड जीता है, इसी में ही इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में अनिरुद्ध घोषाल। अच्छा, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि आनंद, RK और सुपर्णा शर्मा ने जो अवार्ड जीता है पुलित्जर में, उनकी कैटेगरी का नाम है इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री, जिसमें 3 लोग हैं हालांकि, बट 2 इंडियंस हैं। जनरली एग्जाम में इंडियंस का नाम पूछ लेता है, तो हमें ध्यान रखना है 2 इंडियंस के नाम जिन्होंने इस बार पुलित्जर अवार्ड जीता है। और ये अवार्ड जर्नलिज्म की फील्ड में दिया जाता है, और उसके अलावा इसमें कुछ और फील्ड भी होती हैं, तो ये आपको मेनली ध्यान रखना है। हाँ, एक पॉइंट हमें और ध्यान रखना है कि ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये अवार्ड कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है। और ये अवार्ड जर्नलिज्म के अलावा बुक्स, ड्रामा एंड म्यूज़िक की फील्ड में भी दिया जाता है, बट जनरली एग्जाम में जर्नलिज्म वाली कैटेगरी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी की तरफ से ये अवार्ड दिया जाता है, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। इस अवार्ड में एक बात हमें और ध्यान रखनी है, न्यूयॉर्क टाइम्स जिसने 3 अवार्ड्स में जीते हैं, और इसमें इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग का अवार्ड भी इन्होंने इसमें जीता है, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये फैक्ट भी हमें ध्यान रखना है। और इस न्यूज़पेपर ने 1917 से अगर देखा जाए तो 142 बार ये अवार्ड जो है जीत चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। 142 बार किसने? न्यूयॉर्क टाइम्स ने। और यहाँ पर एक एजेंसी है रॉयटर्स, जिसने 2 पुलित्जर अवार्ड जीते हुए हैं इस बार, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। न्यूयॉर्क टाइम ने 3 अवार्ड जीते हैं डिफरेंट कैटेगरी में, और 142 अवार्ड जीत चुका है अभी तक। लेकिन मेन इसमें आपको ध्यान रखना है इंडियंस के नाम जिनको ये अवार्ड मिला है, और कुछ अन्य फैक्ट्स में ध्यान रखने हैं, ये अवार्ड कौन देता है और ये अवार्ड किसे मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक बहुत ही फेमस न्यूज़ चैनल है CNN, हम सभी लोग इसका नाम जानते हैं। कई बार इस तरह के सवाल आ जाते हैं, किसी फेमस कंपनी या किसी फेमस जो एजेंसी है उसके चेयरमैन की जब डेथ होती है या उसके फाउंडर की डेथ होती है, तो क्वेश्चन वहाँ पर आपसे पूछ लेता है। तो CNN के फाउंडर टेड टर्नर, जिनका अभी हाल में देहांत हुआ है, तो इसको भी हमें देख लेना है। CNN की सबसे खास बात ये रही है, CNN एक ऐसा चैनल था जिसने 24/7 जो है रिपोर्टिंग का नेटवर्क माना जाता है, पहली बार इंडिया में, जिसका फुल फॉर्म है CNN का केबल न्यूज़ नेटवर्क। इसके संस्थापक थे रॉबर्ट एडवर्ड टर्नर, जिनका भी हाल में देहांत हुआ है। एग्जाम में प्रश्न ऐसा बनाया जा सकता है कि एडवर्ड टर्नर जो है किससे संबंधित थे, ऐसा करके प्रश्न बना सकते हैं। तो ध्यान रखना है ये CNN के फाउंडर थे, जिनका भी हाल में देहांत हुआ है। चलिए अगला करंट अफेयर्स की न्यूज़ है, फेमस लेखक और फेमस संगीतकार और गीतकार फेमस प्रसून जोशी जो हैं, ये बन गए हैं प्रसार भारती के नए चेयरमैन। इन्होंने किसकी जगह ली है, ये भी हमें ध्यान रखना है। इन्होंने जगह ली है नवनीत कुमार सहगल की इन्होंने जगह ली है प्रसून जोशी, जो कि अब प्रसार भारती के नए चेयरमैन होंगे। प्रसार भारती जितने भी सरकारी चैनल्स हैं उनको रेगुलेट करता है, जैसे आकाशवाणी, DD न्यूज़, संसद TV, इस तरह की जो चैनल्स होते हैं इन सबको रेगुलेट करता है प्रसार भारती। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, RBI के नए डिप्टी गवर्नर बनाए गए, जिनका नाम है रोहित जैन बने हैं RBI के नए डिप्टी गवर्नर। एग्जाम में पूछ सकता है, 3 सालों के लिए उनको डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि इन्होंने किसकी जगह ली है, तो ही रिप्लेस्ड T रविशंकर, इन्होंने जगह ली है T रविशंकर की। और डिप्टी गवर्नर का पद जो होता है वो सेक्शन 8 RBI एक्ट के तहत गवर्न होता है। तो सेक्शन 8 ऑफ RBI एक्ट के तहत इनकी
ज्वाइनिंग की गई है, इनको अपॉइंट किया गया है 3 सालों के लिए और इन्होंने जगह ली है किसकी, टी रविशंकर की जगह ली है। टी रविशंकर जो हैं रिटायर हो चुके हैं और टी रविशंकर की जगह ये बन गए हैं आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर। आरबीआई के टोटल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, आइए देख लेते हैं इनके नाम जल्दी से। तो रोहित जैन जो अभी बने हैं डिप्टी गवर्नर, इसके अलावा हमें ध्यान रखना है स्वामीनाथन जानकी रमन, स्वामीनाथन जानकी रमन जिनको 2023 में डिप्टी गवर्नर बनाया गया, डॉक्टर पूनम गुप्ता जिनको 2025 में डिप्टी गवर्नर बनाया गया और एस.सी. मुर्मू जिनको 2025 में डिप्टी गवर्नर बनाया गया। इस तरीके से हम चारों डिप्टी गवर्नर के नाम यहाँ पर याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ आपकी है, सिक्किम बिकम द कंट्री फर्स्ट पेपरलेस जुडिशरी स्टेट। सिक्किम बन चुका है भारत का पहला ऐसा राज्य जहां पर पेपरलेस न्यायिक प्रणाली को बनाया गया है, जहां पर हम किसी भी तरह का पेपर यूज़ ना करके समय को बचा सकते हैं और जो भी डिसीजन होते हैं उनको हम जल्द से जल्द जो है जारी कर सकते हैं। तो सिक्किम देश का पहला ऐसा सिस्टम बन गया जहां पर पेपरलेस जुडिशरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सिक्किम के बारे में। और रिसेंटली भारत के जो सीजीआई हैं जस्टिस सूर्यकांत, जिन्होंने ये सम्मेलन में भाग लिया और सम्मेलन हुआ था सिक्किम में, सम्मेलन का नाम था नेशनल कॉन्क्लेव ऑन टेक्नोलॉजी एंड जुडिशियल एजुकेशन। ये हमें ध्यान रखना है कि ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। ये सम्मेलन हुआ था सिक्किम में और सिक्किम में इसको डिक्लेयर किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री, जिन्होंने अभी हाल में ही एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग में हिस्सा लिया। एससीओ के बारे में हमें ध्यान रखना है कि एससीओ एक संगठन है जिसमें रक्षा मंत्री लेवल का सम्मेलन अभी हाल में आयोजित किया गया। आयोजित कहाँ किया गया ये हमें ध्यान रखना है। तो बिश्केक जो है ये किर्गिस्तान की राजधानी है जहाँ पर एससीओ का सम्मेलन संपन्न हुआ है रक्षा मंत्री के स्तर का। और हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि जो एससीओ है इसके बारे में इसके 25 साल पूरे हो गए हैं, इस वजह से इसकी जो थीम रखी गई है इस बार वो 25 ईयर यानी 25 ईयर ऑफ एससीओ के पर रखी गई है। चेयरमैनशिप है किर्गिस्तान की, लोकेशन है बिश्केक जो इसकी राजधानी है और इसका फोकस एरिया होता है टेररिज्म कोऑपरेशन को बढ़ावा देना और ट्रेड रिलेशंस को इंक्रीज़ करना। तो ये हमें ध्यान रखना है। एससीओ सम्मेलन का रक्षा मंत्री का सम्मेलन अभी हाल में किर्गिस्तान में संपन्न हुआ। अब आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से मेंबर हैं, कई बार मेंबर के नाम पूछ लेता है। तो अभी कुछ साल पहले बेलारूस का मेंबर शामिल हुआ था, बेलारूस इसका नया मेंबर है। और उसके अलावा चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ये इसके मेंबर कंट्री हैं। और 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी एससीओ की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस बार चेयरमैनशिप किर्गिस्तान की है। तो आगे जब प्रधानमंत्री स्तर का बैठक होगा या मीटिंग होगी तो भी ये इसी जगह पर होगी। अभी जो मीटिंग हुई है वो रक्षा मंत्री के स्तर की हुई है, बट आगे जो मीटिंग होगी वो जनरली इसी देश के अंदर ही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल में ही एनबीएफसीज़ के लिए एक रूल बदला है, यानी ऐसी एनबीएफसी जो बहुत छोटी हैं, छोटे स्तर पर काम करती हैं। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ऐसी कंपनियां जो फाइनेंस में काम तो करती हैं लेकिन उनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है, वो अलग सेक्टर में काम करती हैं बट फाइनेंस के अंदर ही काम करती हैं। तो ऐसी छोटी एनबीएफसी, क्योंकि एनबीएफसीज़ के भी कई लेयर्स होते हैं, कई कैटेगरी होती हैं, तो स्मॉल एनबीएफसीज़ के लिए रिजर्व बैंक ने यहाँ पर राहत दी है कि वो उनको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं होगा और वो बिना रजिस्ट्रेशन कराए ही अपनी बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त यहाँ पर रिजर्व बैंक की जुड़ी हुई है और वो ये है कि इसमें वही कंपनियाँ शामिल होंगी जिनका बिजनेस 1000 करोड़ से नीचे की तरफ होगा, उन्हीं कंपनी को शामिल किया जाएगा और उस कंपनियों का स्टेटस क्या होगा, नॉन रजिस्टर्ड कंपनी के रूप में उनको जाना जाएगा। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि ऐसी कंपनियाँ जिनका बिजनेस 1000 करोड़ से नीचे है, ऐसी कंपनियों के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। और एक शर्त और भी है, उनके पास कोई पब्लिक फंड नहीं होना चाहिए। 2 शर्तें हैं, एक तो पब्लिक फंड इनके पास नहीं होना चाहिए किसी तरह का, दूसरा इनका जो कैपिटल है वो भी 1000 करोड़ से नीचे होना चाहिए। उन्हीं कंपनी को ये सुविधा दी जाएगी। मेन पर्पज़ का यही है कि जो कंपनियाँ छोटी हैं, छोटे लेवल पर काम करती हैं,
तो उनको रजिस्ट्रेशन कराने की जो बाध्यता है वो ना रखी जाए, यही इसका मेन पर्पज़ है। तो इनको टाइप 1 एनबीएफसीज़ कहा जाएगा, जो कि नॉन रजिस्टर्ड कंपनी के रूप में काम करेंगी एनबीएफसी के तौर पे छोटे स्तर पे। इसके अलावा एनसीएलटी की एक न्यूज़ है। एनसीएलटी जिसका फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स, इसके अभी हाल में प्रेसिडेंट बनाए गए हरियाणा के हाई कोर्ट जस्टिस अनुपंदर सिंह ग्रीवाल, ये बन गए हैं एनसीएलटी के नए प्रेसिडेंट। अभी एनसीएलटी होता क्या है? एनसीएलटी एक ऐसी बॉडी है जो कि कंपनी और तमाम फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए बनाई गई है। और ये एनसीएलटी बनी है न्यू कंपनी एक्ट 2013 पर। एक सवाल जो बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, एनसीएलटी की फुल फॉर्म और एनसीएलटी का जो मेन काम होता है वो जनरली कॉर्पोरेट्स के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना होता है। और ये जो एनसीएलटी है ये 2013 के नई कंपनी एक्ट के तहत लॉन्च की गई थी। और ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है किस कमेटी की सिफारिश पर? तो रेड्डी कमेटी की सिफारिश पर जो है 1 जून 2016 को इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स। इसका जो संबंध है वो क्या है? इसका संबंध है डिस्प्यूट रिलेटेड टू द कंपनीज हैंडलिंग इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी, कॉर्पोरेट सिविल डिस्प्यूट्स को ये सॉल्व करती है। तो मेनली इसका जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना और कंपनी के डिस्प्यूट्स को जल्द से जल्द सॉल्व करके मामले को आगे बढ़ाना। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अभी हाल में नीति आयोग के कुछ मेंबर अपॉइंट हुए थे, फिर से सरकार ने यहाँ पर 2 फुल टाइम मेंबर बना दिए हैं। इनका नाम हमें ध्यान रखना है। 2 फुल टाइम मेंबर हो गए हैं, एक तो आर बालासुब्रमण्यम और जोरम एनिया ताना। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अभी कुछ समय पहले इनके वाइस चेयरमैन जो कि चेंज हुए हैं और कुछ मेंबर अपॉइंट किए थे, अब इसमें 2 मेंबर और जुड़ जाएंगे, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स अभी हाल में जारी किया गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक जो कि काफ़ी नेगेटिव रही है। पहले से हम देखें तो इस रिपोर्ट में भारत की जो रैंक 2025 में थी वो थी 151। 180 देशों में 151 देश थी रैंक थी। और इस बार जो रैंक हमारी आई है वो है 157 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। तो हमें ध्यान रखना है पिछले साल की तुलना में भारत की रैंक कितनी नीचे आई है, या ये क्वेश्चन पूछ लेता है कभी एग्ज़ाम में। तो 6 प्लेस जो है ये यहाँ पर हम लोग नीचे की तरफ आए हैं। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है, ये सवाल भी पूछ सकता है आपसे, और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। तो हमें ध्यान रखना है जो नेबर कंट्री हैं हमारे देश में, उन नेबर कंट्रीज़ में भी जो रैंक है ये देख लेते हैं। पाकिस्तान जो कि 153 रैंक पर है, नेपाल 87 रैंक पर है, श्रीलंका 134 रैंक पर है, और भारत की पोजीशन यहाँ पर है 157। और इसको वेरी सीरियस कैटेगरी के अंदर रखा गया है। तो ये हमें रैंक ध्यान रखनी है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अब ये मुद्दा हो सकता है कि भारत के पड़ोसी देश की रैंक कैसे ज़्यादा आ गई, हमारी रैंक कम कैसे हो गई, इस तरह के सवाल भी बिल्कुल डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं, और ये भी डिबेट का एक विषय है। और ये डिबेट का विषय हो सकता है, बट हमें एग्ज़ाम के लिए केवल इस पर ध्यान रखना है कि रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट में भारत की रैंक कितनी है, क्योंकि यही मेनली एग्ज़ाम में आपसे पूछेगा। कई बार रिपोर्ट का डिस्प्यूट हो जाता है कि इनका मेथड कैसा है, इनका सर्वे कैसा है, तो ये एक अलग मुद्दा है, इस पर हम लोग बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि ये काफ़ी डिस्प्यूटेड मामला है। जो भी मेथड है, बट फिलहाल हमें एग्ज़ाम के लिए ध्यान रखना है कि भारत की रैंक कितनी है। और यहाँ पर बॉटम में एक कंट्री है इरिट्रिया, जिसकी 180 रैंक है। बाकी हमें ध्यान रखना है ये रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो रिपोर्ट जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जो है ये इसको जारी करता है, जिसका हेड ऑफिस है पेरिस में, और इसकी स्थापना हुई 1985 में। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। भारत की रैंक हमें ध्यान रखनी है, तो भारत की रैंक इसमें है 157। प्रीवियस ईयर थी इसमें 157 अभी रैंक है, प्रीवियस ईयर रैंक थी 151 180 देशों में। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रैंक में टॉप पर कौन सा देश है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं। तो आज के सेशन में हम लोगों ने सिर्फ वो खबरें देखी जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं और कम टाइम में देखने का प्रयास किया ताकि समय हमारा जो है वो बचे और हम मेनली महत्वपूर्ण चीज़ों को एग्ज़ाम में ज़रूर कवर करें। तो सेशन का आपको कैसा लगा इसको ज़रूर बताइए। सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो उसको आप ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में और भी ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बना सकें।
सेक्शन को जब हम पढ़ते हैं, सेक्शन कमेंट हम जब देखते हैं, तो उसमें आप ज़रूर देखें कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे कि आने वाले एग्ज़ाम को देखते हुए जो भी टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन टॉपिक्स में भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में उनको बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।